डायरेक्ट क्वेश्चन सिस्टम है, ठीक है। कुछ थ्योरेटिकल लगाऊंगा एक आध दो लाइन का, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा मैं, ठीक, समझ ले ध्यान से। इफ probability of A intersection B is equal to PA multiply PB, then events are said to be independent. Then events are said to be independent. Said to be independent. Independent. ठीक है, ये है वो सिस्टम। अगर A इंटरसेक्शन B की संभावना A और B का मल्टीप्लाई करने से निकल के आ जाती है तो इवेंट को इंडिपेंडेंट कहते हैं, वरना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, मोटी मोटी कहानी, लोग इंडिपेंडेंट वर्ड सुनते ही समझ जाते हैं कि ये क्या है, आजादी। मतलब कि जब जैसे तुम लोगों ने कंडीशन पढ़े, कंडीशन कौन से थे, इसमें एक का होना दूसरे पर इंडिपेंडेंट, ठीक, उसका उल्टा। मतलब हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कंडीशन यानी जब एक इवेंट पहले हो चुका है दूसरे के होने के चांस क्या है, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी कि एक के होने से दूसरे के होने की संभावना पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जब एक इवेंट का होना, जब एक इवेंट का होना दूसरे इवेंट को प्रभावित ना करे, इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है, ना करे, बस हिंदी नहीं आएगी, उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। सबसे पहले काम की बात तो ये, एक का होने से दूसरे के होने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। कैसे स्केल को थोड़ा सही समझ लेते हैं। अगर अपने पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया जाए कि ई कंडीशनल एफ इज इक्वल टू में पी ए नहीं ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा पी एफ, तो तुम्हें कुछ काम की बात है बहुत साफ साफ स्पष्ट रूप में समझ में आ जाएंगी, ध्यान से सुनो। समझे, इसमें एफ क्या चीज है, तो गिवन इवेंट है पहले से। बात है कि एफ के होने से ये पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तो मतलब कंडीशन में फर्क पड़ता है। मैं तुमसे कहता हूं कि एफ के होने से ई पर कोई इफेक्ट नहीं है, एफ हुआ ई की कोई संभावना नहीं है। सवाल है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अगर एफ हो चुका हो, तो बात समझते हैं। जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि दो लोग हैं, एक का नाम है राजू और एक का नाम है श्याम, ठीक। राजू के पास होने की संभावना है 40% और श्याम के पास होने की संभावना है 85%। सवाल ये है कि अगर श्याम पास हुआ तो राजू के पास होने चांस पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या संभावना बढ़ेगी घटेगी या सेम रहेगी, सेम। श्याम के पास हो जाने से राजू के पास होने की संभावना जितनी है उतनी ही रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात को तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं तुम्हें सही बताता हूँ, क्या समझाना है क्या समझना है तुम्हें, वो देखो। अगर मैं लिख देता हूं कि पी आर एस, मतलब कि अगर श्याम पास हो चुका है, पहले से काम हो चुका, गिवन है पहले से, ऐसे यानी कि श्याम पास हो चुका है, तो राजू के पास होने के चांस बताओ 40%, मतलब पी आर ही आएगा, यानी कि 40% ही आना है आंसर। इंडिपेंडेंट है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वापस से अगर मैं लिख दूं तो अगर लिख देता हूं पी एस आर, मतलब कि अगर राजू पास हो चुका है तो श्याम के पास होने के चांस पी एस, यानी कि 85% ही रहेंगे। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पीछे वाले आर का और पीछे वाले एस का आगे वाले आर पे और आगे वाले एस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बात को वापस से यहां सेट करेंगे। अब मैं तुमसे कह रहा हूं इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर ई और एफ एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट है, तो सीधी बात है कि सवाल का जवाब दे कि पी ई कंडीशन एफ का आंसर क्या होगा, पी ई, सीधी सीधी बात। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो पी ई कंडीशनल एफ का आंसर पी ई होगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये काम हमेशा नहीं है, कंडीशनल अलग है। अगर इंडिपेंडेंट है तो ई के होने के चांस क्या होंगे, जो ई के है वही होंगे, उसका एफ से कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेम टू सेम। अगर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं कि एफ कंडीशनल ई है तो आंसर क्या बनेगा, पी एफ
इस बात को पहले समझे, उसको समझाने का रीजन मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ क्या है, वो भी देखना है ना। अभी थोड़ी थोड़ी सी कहानी में दिक्कत कम आ रही है, मतलब हमें ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत बातें समझ में आती है, चलो ठीक है समझ गया सब। एस और आर का आंसर आर और एस पे डिपेंड नहीं करेगा, पर ये बताया क्यों जा रहा है, उसको बताने का रीजन तो समझ जाओगे देना है, ठीक है। देखना हाँ भाई, ध्यान से देखो। फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट मैं तुम्हारे सामने कुछ ठीक ठाक से रिप्रेजेंट करके ला रहा हूं। ई कंडीशनल एफ कैसे बोलेगा, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नीचे एफ, वापस से एफ कंडीशनल ई कैसे बोलेगा, एफ इंटरसेक्शन ई, एक सेकंड, एफ इंटरसेक्शन ई और नीचे क्या आ जाएगा ई, इस तरह से। छोटे छोटे सवालों के जवाब, बहुत छोटे छोटे। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इसका आंसर क्या होगा बोलो, ई एफ का आंसर क्या होगा, ई इक्वल टू में ई इंटरसेक्शन एफ और नीचे क्या चलना है एफ, और अगर मैं इसको भेज दूं मल्टीप्लाई में तो बन जाएगा पीई मल्टीप्लाई में पी एफ इक्वल टू में पी ई इंटरसेक्शन एफ। तब बहुत से देखो तुम्हारी पहली लाइन ही लिखवाई है मैंने बस फॉर्मूला प्रूफ किया, क्या ये फॉर्मूला वहां से भी आ जाएगा, बिल्कुल। वापस बोलो, अगर एफ कंडीशनल ई है तो इसका आंसर क्या होगा, पी एफ इज इक्वल टू में पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पीई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा पी एफ मल्टीप्लाई में पीई और इक्वल टू में पी ई इंटरसेक्शन एफ। अपनी बात वही निकल के आई तुलना में। इस कहानी का मतलब मैं समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें अभी तक इस कहानी में वो वाला फील नहीं आता जो उससे पहले वाले सवालों में आता है। तो पहला पॉइंट ये कि अगर कोई भी इवेंट इंडिपेंडेंट है तो सभी लोग इस खेल को पक्के याद रखेंगे कि सब ई कंडीशन एफ का आंसर ई होगा और एफ कंडीशन ई का आंसर एफ ही होगा, पहली चीज। और सबसे मेन बात जो इसके बाद शुरू होती है, इस थ्योरी के बाद शुरू होती है, इस फॉर्मूले की डेरिवेशन के बाद शुरू होती है, जो बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, कुछ ऐसी बात जिसको मैं तुमसे ऐसे कह सकता हूँ कि यार ये सब छोड़ो, बदल दो इसे। अब जो बताता हूँ वो ध्यान से देखना, इसे तो बकवास तो करनी पड़ती है मजबूरन, कि हम सीधे सवालों में जा सकते हैं ना कि एक्सरसाइज तेरे पॉइंट दो खोल लो, सवाल स्टार्ट करो, फॉर्मूला ये है। इसीलिए इसके बाद एक एक पॉइंट ध्यान से सुनते चले लगातार। देखें, इसे हटा दूंगा। इवेंट इंडिपेंडेंट हो तो भी, और अगर चेक करने हो, चेक करने हो तो भी, दोनों ही केस में तुम एक चीज का इस्तेमाल करोगे। अगर इंडिपेंडेंट है तो भी ये करना है, और अगर चेक करने हैं तो भी ये वाला काम करना है, तो काम करोगे। अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो तुम ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालना और उनका मल्टीप्लाई करना है ई और एफ से। अगर इक्वल आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं आए तो इंडिपेंडेंट नहीं है। इन दोनों काम में यही काम करना है। इंडिपेंडेंट हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, और अगर चेक करना हो तो इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है। ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई एफ। ठीक है, ये कहानी अभी समझ में नहीं पहुंची, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 66। अब एक ही लोड है इस सवाल पे कि तुम्हारे दिमाग तक पहुंचा। तीन कौन सी नीचे बात नहीं करता, ये तो नहीं है।
चलते तो तीन के बाद तीन लगा लेते हैं। एक कॉइन इज टॉस्ड राइस, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, सारे आउटकम लिखे गए। लिख लो, चल लिख लो, तब तक मैं सवाल लिखता हूँ। ई दिया गया है कि फर्स्ट थ्रो, पहली बार में फर्स्ट थ्रो, पहली जो थ्रो है वो रिजल्ट्स इन हेड, रिजल्ट इन हेड, पहली बार में हेड आना चाहिए। और एफ क्या कह रहा है वो सुनो, एफ कह रहा है कि लास्ट बार में टेल आना चाहिए। द लास्ट थ्रो शोज टेल, ये टेल देखा है। अब सवाल क्या, सवाल सुने, चेक वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ये कंडीशनल से होगा कि इंडिपेंडेंट है, ये सवाल है। ये इंडिपेंडेंट है फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो पक्की बात है, ये कंडीशनल का सवाल है। अब चेक कैसे करना है वो मैं बताऊंगा तुम्हें, पहले उसको ध्यान से देखो और उसके बाद अपनी गणित को बताना। सैंपल स्पेस, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड टेल, 1 बार हेड टेल। सबसे पहली चीज जो तुम्हें मार देनी चाहिए वो आलस। सब सिंपल लिखने का मन नहीं करता मेरा, 8 लिखते लिखते थक क्या हूं, उसे खत्म करें पहले। अब दूसरी बात सुने, ये चेक कैसे किया जाता है, सवाल लिख रहे हो पहले। चलो पूरा सवाल देखना ही है, किसी को इसको करके अपनी होशियारी साबित नहीं करनी है, मौका दिया जाएगा तुम्हें, ठीक है, तब दौड़ना। ध्यान से सुने इस प्रश्न को, चेक करने का और इंडिपेंडेंट पता लगाने का तरीका क्या है वो सुनो शांति से। हाँ भाई बात सुने, सभी लोग सबसे पहले ई बताएंगे मुझे, ई क्या चीज है। यानी कि पहली बार में हेड आना चाहिए। कितनी जगह है पहली बार में हेड है, 4, उन चारों को लिख लो पहले। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। एफ क्या चीज है, आखिरी बार में टेल आना चाहिए, तो आखिरी बार में टेल कहाँ पे है, एच एच टी, एच टी टी, टी एच टी और टी टी टी। अब एक काम करें सभी लोग, ई इंटरसेक्शन एफ बताएंगे, दोनों में क्या क्या कॉमन है वो बताओ। एच एच नहीं है, ये नहीं, एच एच टी एच टी टी, इनमें कॉमन है एच एच टी और एच टी टी। अब ध्यान से बात सुने, एक एक करके सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। मुझे सभी लोग बताओ ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 2/8 यानी काटेंगे तो आंसर 1/4। सभी लोग मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताएंगे, ई की प्रोबेबिलिटी यानी 4/8 काटेंगे तो कितना, 1/2। सभी लोग एफ की बताएंगे, 4/8 काटेंगे तो कितना, 1/2। सभी लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा, 1/4। मैं तुमसे क्या कहना वो सुनो, अगर ई और एफ का मल्टीप्लाई होके आंसर 1/4 है और इन दोनों का कॉमन लेके भी आंसर 1/4 है, तो इवेंट कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से मैच खा जाए तो इवेंट क्या कहे जाएंगे, इंडिपेंडेंट कहे जाएंगे। मतलब इनमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब ये इंडिपेंडेंट है। अगर कॉमन का आंसर और ई और एफ का आंसर मल्टीप्लाई होने पे सेम आ जाए तो इंडिपेंडेंट है, बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है। पूरे सवाल का सॉल्यूशन लिखिए, क्योंकि सॉल्यूशन सवाल का नहीं है, हमारे कंसेप्ट का है, उसमें सेट होना चाहिए कि अलग अलग का आंसर मल्टीप्लाई करने पर और कॉमन का आंसर निकालने पर अगर सेम आ जाए तो इंडिपेंडेंट है। चेक करने का तरीका ये है कि अगर सेम आ जाए तो है, और अगर पहले से दे दे
तो तुम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। अगर दे दे कि इंडिपेंडेंट है तो, वरना तो चेक कर ही लेंगे। अब मैं देख रहा हूं तुम्हें सवाल, तुम बस बताते जाना कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। इसीलिए ये वाला कंसेप्ट वाले वाले से मैच बिल्कुल नहीं खाता। वो सिस्टम ही अलग है, मल्टीप्लाई करना, बाहर निकालना, वो सब कुछ। रिवीजन बहुत तगड़ा चाहिए। अगर तुम पहली बार किसी चैप्टर में दूसरे पॉइंट को पढ़ने में क्वेश्चन नंबर 66 लिख रहे हो, दूसरे पॉइंट को, मतलब तीसरे को जाके पढ़ोगे तब जाके 100 पार हो चुका होगा। लिख दिया, सवाल लिख दिया। अब ध्यान से लिखे करने के लिए क्वेश्चन नंबर 67। एंड अनबाइस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, डाई उछला 2 बार, डाई ट्वाइस। अगली बात, लेट ए odd number on the first throw, odd number on the first throw, पहली बार में odd number, और B odd number on the second throw, odd number on second throw, दूसरे उछाल पर odd number आना चाहिए। चेक ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, निकालो। सर लंबे पड़ जाते हैं ये वाले। पहले सभी लोग ए में बताएंगे। ए में कौन से आएंगे, जिन सब पे पहले पे क्या आता हो, फर्स्ट पे ऑड, यानी कि 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। उसके बाद में 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। उसके बाद में 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 6। उसके बाद में अगला बी क्या बोला गया हम लोगों से, बी यानी कि दूसरे पे ऑर्डर चाहिए, यानी कि 1 1, उसके बाद 1 3 1 5 2 1 2 3 2 5। ठीक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में 3 1 3 3 3 5। उसके बाद में 4 1 4 3 4 5। उसके बाद में 5 1 5 3 5 5। उसके बाद में 6 1 6 3 और 6 5। ये अपने पास में काम की चीज। सबसे पहले अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करें, ए का आंसर 1/2, बी का आंसर 1/2, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर, दोनों में कॉमन निकाल कितना, दोनों कॉमन है क्या, 1 1 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 6 5 1 5 3 5 5, यानी कि 6 लोग 9 लोग कॉमन है। यानी कि बन जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 9/में 36, इसको काटेंगे तो 1/में 4। और अगर मैं ए का मल्टीप्लाई अलग से बी से कर लेता हूं तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/में 2, यानी 1/में 4। सेम आया, मतलब इंडिपेंडेंट है। इसके थोड़ा सा भूल दें दोबारा, खुलता कैसे वो सुनो। अगर ई इंटरसेक्शन एफ में बात पक्की लगाई जाए, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट तो कैसे खुलेगा, पी ई मल्टीप्लाई में पी एफ वापस। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंडिपेंडेंट है तो कैसे खुलेगा, इंडिपेंडेंट है पी ए मल्टीप्लाई पी बी मल्टीप्लाई। हम लोग यही करके आए थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, अगर तुम्हें याद हो, एक के बाद अगले के बाद अगले का मल्टीप्लाई, वो इंडिपेंडेंट ही तो थे। और बस यहाँ पे वो नहीं लगाया बी ए सी ए, क्या छोड़ो। सवाल लिख के अगला,
पहले इंडिपेंडेंट वाली कहानी को सेट करो। एक सवाल तो पक्का नहीं कर देता चीना, भूल जाओगे कंफर्म। इसलिए सवालों की संख्या बढ़ाई जाती है। डी कौन सा टॉस? डी कौन सा टॉस? ठीक, ई दिया गया है 3 हेड्स और 3 टेल्स, जबकि एफ दिया गया है एटलीस्ट 2 हेड्स और जी दिया गया हम लोगों को एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। तो बताओ सवाल, ई एफ जी और ई जी, हाँ ये लिखा ई एफ जी और ई जी, ठीक है। इनमें से कौन सा जोड़ा इंडिपेंडेंट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट? 3 बार सॉल्व करना है, 3 बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट? ठीक है, इनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है? तो पहले ई एफ के लिए सॉल्व करेंगे, फिर एफ जी के लिए, फिर ई जी के लिए, तीनों के लिए सॉल्व करो। पहले तो लिखो ई एफ और जी का मतलब क्या है, पहले वो लिखो। 3 हेड में क्या क्या आएगा, एटलीस्ट 2 हेड में क्या आएगा, एटमोस्ट 2 हेड में क्या आएगा, पहले वो लिखे और फिर लंबा जाएगा सवाल। 3 सवाल है, एक सवाल लेंगे सिंगल, ई और एफ का, एफ और जी का और ई और जी का। चलो मैं एक हिस्सा कर देता हूँ कम से कम। हाँ बेटा, टी यानी कि तीनों हेड तीनों टेल, एच 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 टी टी टी। एफ यानी कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 ज्यादा होने चाहिए। कितने लोग आएंगे टोटल डब्बे में? 4। एच 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 आएगा, एच एच टी आएगा, एच टी एच आएगा और टी एच एच आएगा, सही है। क्लास 7th की बुक है शायद एकादश अग्रवाल की, नहीं 6th की है मे भी, उसमें एटलीस्ट में एच 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 दिया ही नहीं है। मतलब जैसे एटलीस्ट 2 हेड में तुमने 4 लोग लिखे, 3 लिखे हुए हैं। गड़बड़ तब हो गई जब आंसर शीट में भी मिसप्रिंट है, तो 3 का आंसर दिया। और उससे बड़ी भारी समस्या ये हो गई कि टीचर ने भी 3 के हिसाब से करा दिया, 3 के हिसाब से चलने दिया, आंसर शीट में भी जैसा था वैसा रख दिया। अब जब मैंने उस आंसर को, मतलब मुझे नहीं पता क्या मैंने उसको बता दिया, उसने पेपर में ऐसे कर दिया, वो टीचर गलत कर दिया। वो कह रहा है कि एच 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 काउंट नहीं होगा। उत्तर माला में भी यही है, 3 का ही आंसर है। अब इन बातों में बहस हो जाती है, तो जानता नहीं है, मानता भी नहीं है। वरना अगर 1 भी इंच आगे से पीछे खिसक जाए, आंसर मैच नहीं करेंगे। ठीक है, पहला आंसर करेक्ट है कि इंडिपेंडेंट है, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। क्या डिपेंडेंट है? मतलब जी यानी कि एटमोस्ट 2 हेड्स, अलग कहाँ का, जिंदल का। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो उससे कम वाले लेके आओ। कौन से आएंगे? एक को छोड़कर सारे आएंगे। तो सारे कौन से भैया? एच एच टी है, एच टी एच है, टी एच एच है, उसके बाद में टी टी एच है, उसके बाद में टी एच टी है, उसके बाद में एच टी टी और उसके बाद में टी टी टी। सही लिखे हैं सारे? देख लो सारे ठीक लिखे हुए। अब काम की बात, अगर हम लोग आंसर मिलाएं तो पहले साफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बताओगे तो आंसर क्या बनेगा? 2/8 कट के कितना? 1/4। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मिलाएं कितना बटेगा? ये बट जाएंगे 4 और 8 में, यानी 1/2। और अगर ई इंटरसेक्शन एफ निकाला जाए पहले तो
तो ई और एफ में क्या कॉमन है? इसमें कॉमन है एक आदमी, यानी यहां से कितना, 1/8। अगर मैं ई और एफ का मल्टीप्लाई भी लगा देता हूं तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, तो यानी कि आंसर 1/8। ये इसके इक्वल आ गया, मतलब इंडिपेंडेंट है। बाकी दो मैं करूंगा नहीं, ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 60, ये कौन सा 68 करता है? ये लो, मुझे अंदर से अच्छी आवाज नहीं आती, दोबारा उसको फिर कैसे क्यों ट्राई करें। ये फेयर कॉइन एंड डाई टॉस्ड, तो पहली बार सैंपल पे लिखो सारो, कितने लोग आए कुल कॉइन डाल सुने, सैंपल पे लिखो पहले। पहला बोलूंगा तुम खुदा लिख दोगे, पहला बोलूंगा ही नहीं। सैंपल स्पेस में सिक्का और डाइस दोनों चुने, कितने लोग आएंगे कोई ये बता के देखो। हाँ भाई, संख्या बताओ कितने आएंगे, बस बात है। H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3। तो पहले सैंपल पे लिखेंगे, किसी भी सवाल करने के लिए सबसे पहली कसम यही है कि H1 H2 सैंपल पे लिखेंगे। सब सैंपल स्पेस के बिना सवाल नहीं हो सकता, और सैंपल स्पेस सवाल के 90% होने के चांस कंप्लीट हो जाते हैं। S6 वापस से T1 T2 T3 T4 T5 T6। उसके बाद में हमारे पास में सवाल क्या पूछूं, ए दिया गया है कि हेड अपीयर ऑन पॉइंट, हेड अपीयर ऑन पॉइंट, हेड अपीयर ऑन पॉइंट, और बी दिया गया है 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई। तो चेक करो कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं। 3 ऑन द डाइस, क्या आंसर? मैं बस 68 ना कराने का रीजन बल्कि बता दूंगा अभी। इसमें स्पेलिंग गलत है, टॉस्ड भी TOSS आना चाहिए। कहीं थोड़ी इस आपके कोई फिर बैठेगा, ठीक है यार, लेकिन हो जाता है। हाँ बना कुछ है कि नहीं है? पहली बात, ए में कौन कौन आएंगे? H1 H2 H3 H4 H5 और H6। उसके बाद में अगली बात, बी में कौन से आएंगे? 3 और डाइस, H3 और T3। उसके बाद अगली काम की चीज, अगर ए की संभव निकालेंगे तो 6/12 में 12 यानी 1/2 में 2। अगर बी की निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/2 में 12 यानी 1/2 में 6। अगर ए इंटरसेक्शन बी की निकालेंगे, दोनों में कॉमन कौन है? ए और बी में कॉमन कौन है? S3, तो उसकी 1/2 में 12। और अगर दोनों की मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, अगर मैं पी ए का मल्टीप्लाई पी बी के साथ में कर लेता हूँ, यानी 1/2 का गुणा कर लेता हूँ 1/6 से, तो आंसर 1/2 में 12। अगर 2 का मल्टीप्लाई 1/2 में 12 है और उनके कॉमन की भी 1/2 में 12 आ रही है, सीधी सीधी बात, वो कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। इसको पक्का और ध्यान से ट्राई करना। नंबर इज इवन और शायद में नंबर इज रेड होगा। नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। फाइंड, चेक इंडिपेंडेंट है कि नहीं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये चेक करना।
पूरा ध्यान से पढ़े कि एक डाइस पे 1 2 3 लाल रंग से लिखे हैं और 4 5 6 ग्रीन से। तो अगर ए है नंबर इज इवन और बी है नंबर इज रेड। सबसे पहली चीज ए यानी कि नंबर इवन, तो इवन नंबर कौन से 2 4 6 2 4 6 और बी यानी कि नंबर होना चाहिए रेड, तो रेड कौन से हैं 1 2 3। अब ए के निकलने के चांस कितने हैं 3 बटे में 6 काटेंगे तो 1 बटे में 2। बी के निकलने के चांस कितने हैं 3 बटे में 6 काटेंगे तो 1 बटे में 2। और अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो काटेंगे कितना मल्टीप्लाई करेंगे कितना 1 बटे में 4। अगर अब ए और बी में कॉमन निकालेंगे तो कॉमन कौन सा आदमी आएगा दोनों में 2। और अगर इसके निकालेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 1 बटे में 6। अगर ये वाला आंसर 1 बटे में 6 और ये वाला 1 बटे में 4 इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना। अगला करें, अलग करना क्या, तो एक बात समझेंगे पहले ध्यान से। हाँ भाई, एंड ऑल, एंड यानी कि ऑल और ऑल यानी कि या। जिसकी स्पेलिंग बड़ी है उसका पाला बड़े आदेश पड़ता है इंटर सेक्शन से। जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसका पाला छोटे आदेश पड़ेगा यूनियन से। मतलब जहां पे एंड दिखेगा वहां पे इंटरसेक्शन लगाएंगे, जहां पे ऑल दिखेगा वहां पे यूनियन लगाएंगे। अच्छा और ये तुम लोगों ने खेल रखा है। मतलब जैसे अगर मैं कभी तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ सीधे सीधे, अगर तुम्हें कभी मिल जाए ए एंड बी, उसको कैसे लिखोगे, उसको लिखोगे ए इंटरसेक्शन बी। कभी तो मिल जाए ए और बी तो क्या लिखेंगे ए यूनियन बी। कभी तो मिल जाए नॉट ए एंड नॉट बी तो क्या लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर तुम्हें कभी मिल जाए नॉट ए और नॉट बी तो क्या लिखोगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। और तुम्हें तो मिल जाए कि नाइदर ए नॉर बी, अब क्या लिखोगे ना ए होना चाहिए ना बी। सेम यहां तक तो कोई आपत्ति नहीं है ना। नाइदर ए यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट और ना भी बी कॉम्प्लीमेंट, और बीच में क्या लगा है नॉर। ऑल पे मना की गई है, याद करने का तरीका ऑल के आगे ना लगाए। अगर ऑल है तो यूनियन है, ऑल के आगे ना लिखा है तो इंटरसेक्शन। नॉन मतलब ऑल नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन। कंफ्यूजिंग पॉइंट है, बहुत बारीक एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, आदमी फंस जाएगा इस पे। उसका ध्यान ऑल पे होगा, मेरा ना पे होगा, इसलिए मैं इंटरसेक्शन लगा दूंगा। बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन इसी खेल को थोड़ा सही लहजे में उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, उसका पर्पस है कुछ। तो तुम्हें एक दिन का बीच में गैप दूंगा ना, मुझे नहीं चाहिए वो तुम्हारा दिल टूट जाए, काम की रीते में। अब पी ए की वैल्यू दी गई है 1/2, पी बी की वैल्यू दी गई है 7/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी दी गई है 1/4। चेक ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, चेक ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। पहले इसको फोटो फॉर्मूला कन्वर्ट कुछ ना कुछ, मतलब तुम्हारा देखो जो तुम्हें आता है। नॉट ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और यानी कि यूनियन, नॉट बी यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1/4 है। इसी को कुछ और लिख सकता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर एक डंडे का आंसर दिया 1/4। अगर ए इंटरसेक्शन बी एक डंडे का आंसर 1/4 है तो निकालस का आंसर कितना होगा बिना डंडे का 3/4। ए इंटरसेक्शन बी 3/4। और अगर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी बी से करें, यानी 1/2 का 7/12 से करें तो आंसर कितना आएगा 7/24। ए और बी के मल्टीप्लाई का आंसर 7/24 है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी का 3/4 है। अगर कॉमन का आंसर मल्टीप्लाई के आंसर ऐसा नहीं है तो इवेंट कैसे है डिपेंडेंट, तो ये वाला डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, बाकी मंडे करेंगे।